जय श्री राम एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सीए फाउंडेशन के लॉ का आज पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेटा पार्टनरशिप एक्ट में टोटल 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, दूसरी यूनिट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, तीसरी यूनिट है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स एंड फोर्थ यूनिट है रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आज हम सेकेंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। बेटा बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म को हार्डली हमें कंप्लीट करने में 30-35 मिनट लगेंगे और पर इम्पॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन एक टॉपिक है जो कि पहले हम बुक में हमेशा इसे मर्ज करके रखते थे नेचर ऑफ पार्टनरशिप के साथ, लेकिन अब हमने इसे अलग एक चैप्टर में बना दिया है ताकि आपको और इजीली और थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड हो, आप इसको भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे सकें। तो हम शुरू करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। राइट, कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं हम? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो देखिए नॉर्मली लेवल पे कभी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। सबसे पहले ना एक इम्पॉर्टेंट बात को अपने माइंड में रखिएगा, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। कंपलसरी नहीं होता मतलब मैंडेटरी नहीं होता। अपनी मर्जी है, आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहो करा लो, आपकी मर्जी है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराना तो मत कराइए। राइट, मैंडेटरी नहीं होता रजिस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है तो कोई बेनिफिट कोई नुकसान हमें इसके होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी क्या इसमें? ध्यान से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन हमारा मैंडेटरी नहीं है पर फिर भी ना ये बार बार आपको मोटिवेट करेंगे रजिस्ट्रेशन करवाइए। ध्यान से समझिएगा कैसे। जैसे इसके लिए मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हमारी क्लास के बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं, तनीषा का। तनीषा ने अपने फादर से कहा पापा मैं ना स्कूल का टूर जा रहा है और टूर जा रहा है शिमला, पापा मैं चली जाऊँ? बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या होता गया है इस कहानी में। अब तनीषा ने अपने फादर से पूछा अपने पापा से कि पापा मैं ये टूर जा रहा है हमारा शिमला में चली जाऊँ। तो जब पापा को भेजना नहीं है तो पापा ने बोला बेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाना चाहो चले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेटा फिर भी जाना मतलब रिस्क है, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। ऐसे करके पापा ने बोला कि बेटा जाना चाहे तो चली जा, वैसे हमारे अकॉर्डिंगली ना इतना ज़रूरी नहीं है। मतलब ना मन दिखाया फादर ने, अपना माइंड मेकअप दिखाया कि जाना नहीं चाहिए। फिर तनीषा फिर भी ढीठ निकली। पापा ने बोला वैसे हम मतलब ऐसा मत बोल दे ना, पापा ने मना कर दिया, मेरे लिए तो बेटा खूब जाओ, आप मेरे लेके खूब जाओ, मैं मना नहीं कर रहा आपसे, पर ना बेटा बाहर जाओगे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तनीषा ने फिर भी ढीठनेस दिखाई और तनीषा ने फिर बोल दिया ठीक है पापा फिर मैं चली जाती हूँ। पापा ने बोला बेटा वहाँ जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है पर मैं मना नहीं कर रहा, आपको जाना है तो चले जाओ। मीन्स मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पापा मना भी करने हैं पर अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं कि मैं मना कर रहा हूँ, ताकि बच्चे को बाद में बुरा ना लगे पापा ने मना कर दिया। वो चाहते हैं कि बच्चा खुद मना कर दे, तो ऐसे करके तनीषा ने मना ही कर दिया ठीक है पापा मैं नहीं जा रही। ऐसे ही ना बिल्कुल इसी सेंस में रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म का चैप्टर है। बेटा फॉर्म का रजिस्ट्रेशन एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, पर ये ना बार बार कुछ ऐसा कहते रहेंगे आपको, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ये दिक्कत हो जाएगी। फिर ये बार बार बोलेंगे पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। फिर आपने सोचा चलो नहीं करवाते जब कोई ज़रूरी नहीं है, फिर ये कहेंगे लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपने फिर डिसाइड किया चलो ठीक है ये प्रॉब्लम तो हम झेल लेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। ये फिर बोलेंगे लेकिन ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। मतलब बेटा क्या कहना चाह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन को ये फील करा देंगे नेसेसरी है, रजिस्ट्रेशन को फील करा देंगे रिकमेंडेड है, करवाना चाहिए, पर फिर बोलेंगे मैंडेटरी नहीं है कि आपने नहीं करवाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब लॉ
थोप नहीं रहा है कि रजिस्ट्रेशन करवाओ। जैसे कंपनी में अगर आप कंपनी बनाना चाहेंगे तो फर्स्ट डे पर ही कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है ना तो एक कंपनी फ्रेम ही नहीं हो सकती, एक कंपनी फॉर्म्ड ही नहीं हो सकती। एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। पर इसी सेंस में एक पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। क्या बोला मैंने आपको? मैंडेटरी नहीं है, पर रिकमेंडेड है, पर नेसेसरी है, नीड है, करवाना चाहिए। हम आपको सलाह दे रहे हैं, करवा लेना चाहिए, ऐसा लॉ कर रहा है। बस इतना सही चैप्टर है। अब हम इसे रीड कर लेते हैं, बड़ा आसान लगा होगा आपको। इतना सही सच में चैप्टर है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। हालांकि एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म इज नॉट एन इलीगल एसोसिएशन। साथ में ये भी कह रहा है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप इलीगल हो गए। पर एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है बिजनेस को करने के लिए। बेटा इनकी लैंग्वेज समझ आई? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है पर नेसेसरी है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो सेक्शन 58-59 में दी हुई हैं। द फॉलोइंग आर द formalities that are required to be fulfilled for registration of form. The registration of form can be classified under the following 3 steps. कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, पर फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन कराने का मन किए, दिल करता है कि रजिस्ट्रेशन कराना है, तो भैया जी 3 स्टेप हैं। और कैसे कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, ये हमने सेक्शन 58-59 में लिख दिया है। एंड कह रहे हैं इट शुड बी इन प्रेस्क्राइब फॉर्म और देयर शुड बी प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट एंड शुड बी प्रेस्क्राइब फीस। 3 चीज़ें, 3 स्टेप। क्या? पहला स्टेप फॉर्म भरिए, और वो फॉर्म नहीं जो आपके मन में आ जाए, फॉर्म हम बताएंगे कौन सा भरना है। दूसरा, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। क्या चाहिएंगे? डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स हम बताएंगे कौन कौन से चाहिए। और तीसरा, प्रेस्क्राइब फीस लगेगी जब रजिस्ट्रेशन कराते तो फीस। इस प्रकार फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा 3 स्टेप बनी। क्या क्या 3 स्टेप बनी? पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1, क्या? प्रेस्क्राइब फॉर्म भरना है आपने। दूसरी स्टेप, स्टेप नंबर 2, क्या? प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, हम आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे वो फिल करने। और स्टेप नंबर 3, प्रेस्क्राइब फीस, हम आपको बताएंगे क्या फीस देनी है, वो फीस भी देनी होगी। बेटा क्लियर हुआ? ध्यान से। प्रेस्क्राइब फॉर्म, बेटा द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म मे बी इफेक्टेड एट एनी टाइम बाय सेंडिंग बाय पोस्ट और डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म। बेटा इस लाइन को अंडरलाइन कर ले, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आएगा सर रजिस्ट्रेशन करवाना कहाँ है। रजिस्ट्रेशन होता है बेटा कहाँ पर? रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास, लोकेलिटी का जो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म होता है। जैसे अगर आप फरीदाबाद से, तो फरीदाबाद लोकेलिटी का रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म का ऑफिस बना हुआ होगा, तो वहाँ पे जाना होगा आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं अपना फॉर्म, और या फिर वहीं जाकर डिलीवर कर सकते हैं। देखिए 2 अंडरलाइन है, या तो पोस्ट कर दो या डिलीवर कर दो। सर कहाँ पर? रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास, लोकेलिटी के। और एक स्टेटमेंट भी दो प्रेस्क्राइब फॉर्म में, अकम्पनीड बाय द प्रेस्क्राइब फीस, फीस लगाकर एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में स्टेटमेंट भी दो कि हमने सब कुछ फुल कर दिया है, फुलफिल कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल कर दिए और डिपॉजिट कर दिए और फीस भी डिपॉजिट कर दी है। बेटा द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होगी उसमें क्या क्या होगा? फॉर्म नेम, आपकी फॉर्म का नाम क्या है, द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फॉर्म, द नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द फॉर्म कैरीज ऑन द बिजनेस, द डेट, किस किस डेट पर पार्टनर ने ज्वाइन किया, द नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, या ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म कब तक चलेगी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या किसी एडवेंचर के लिए पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट विल है। याद आ रहा है आपको? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो क्या कह रहा है? फॉर्म का जो एप्लीकेशन जाएगा
कि रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें फर्म का नाम बताओ, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताओ, कहाँ पर आपका मेन ऑफिस रहेगा, कहाँ पर और प्लेसेस हैं जहाँ पर ऑफिस रहेगा, किस किस पार्टनर ने कब फर्म को ज्वाइन किया, नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर का पूरा नाम और सारे पार्टनर का परमानेंट एड्रेस, एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, फर्म का ड्यूरेशन आएगा कि फर्म कितने टाइम तक चलेगी। पर्टिकुलर फर्म है। अनडिजायरेबल नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनडिजायरेबल नेम सजेस्टेड द सैंक्शन, पैट्रोनेज, अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट शैल नॉट बी अलाउड अनलेस स्पेसिफिकली कंसेंटेड टू बी इन राइटिंग बाय द गवर्नमेंट। कह रहे हैं जो भी अनडिजायरेबल नेम है, अनडिजायरेबल नेम मतलब जो नाम गवर्नमेंट मना करती है आप कॉपी नहीं कर सकते। जैसे आपने अपनी फर्म का नाम रख लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अब बेटा रिलायंस तो ऑलरेडी है, मतलब कह रहे हैं किसी राजा के नाम पे रख लिया, ताज के नाम से रख लिया, किसी बिल्डिंग के नाम पे रख लिया, लाल किला रख लिया आपने। बेटा जिन जिन चीज़ों पे गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, कोई पैट्रोनेज है, जिन पर सैंक्शन चाहिए, ऐसे नाम अलाउड नहीं है आपको रखने के लिए जब तक आपको गवर्नमेंट परमिशन ना दे दे। अनडिज़ायरेबल नेम तब तक नहीं रख सकते आप जब तक गवर्नमेंट आपको परमिशन ना दे दे। उसके बाद है सर साइनिंग एंड वेरिफिकेशन। जो बेटा फॉर्म का डॉक्यूमेंट करा है आपने, स्टेटमेंट में आप साइन करोगे और वेरीफाई करेंगे सारे पार्टनर या उनके एजेंट, स्पेसिफिकली जो ऑथराइज एजेंटों को ऑथराइज कर रखे हैं पार्टनर से। जैसे मैं एक पार्टनर हूँ, पार्टनर एब्सेंट है नहीं इंडिया में, तो मैंने किसी को एजेंट बनाया हुआ है तो वो एजेंट भी साइन कर सकता है मेरे बिहाफ पर। बेटा रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया कि जो अबव प्रोविजन है सारी बातें आपने पूरी कर दी हैं, तो वो आपके, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ध्यान से सुन लीजिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया कि आपने सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपका अनडिज़ायरेबल नेम नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटा क्या होगा, रजिस्ट्रार ही शैल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, और यहीं से फर्म रजिस्टर्ड मानी जाती है। बेटा वो एंट्री कर देगा एक रजिस्टर में कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है एंड फाइल कर देगा स्टेटमेंट, ही शैल देन इशू, और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। जैसे रजिस्ट्रार ने, देखो ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बेटा रजिस्ट्रार ने आप सेटिस्फाई हो गया रजिस्ट्रार कि आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, सारे डॉक्यूमेंट से आपके सेटिस्फाई हो गया रजिस्ट्रार को लगा भाई मैंने जो जो चीज़ें चाहिए थी सब फाइनल है, तो रजिस्ट्रार के पास ना एक रजिस्टर होता है जिसमें वो सारी फॉर्म के रिकॉर्ड रखता है। हमारी लोकेलिटी में जैसे फरीदाबाद का रजिस्ट्रार है तो फरीदाबाद की सारी फॉर्म के नंबर लिखता है, उसने लिखा X नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, या X Y Z ऐसे करके उसने फॉर्म लिख दिया। तो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, रजिस्ट्रार फॉर्म के नंबर लिख देगा, फॉर्म के नेम लिख देगा कि ये फॉर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है, सारी डिटेल लिख लेगा उनकी। जैसे ही वो रिकॉर्ड करेगा, एंट्री करेगा, तो आप मान लीजिए फॉर्म क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो गई है, और आपको एक इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या इशू कर देगा बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ। तो इस कहानी से एक शिक्षा और मिली, आपका रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा जो मैं पूछ रहा हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन कब का माना जाएगा, मुझे बताइए। आपका रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रेशन के लिए, सपोज आज 25 सितंबर 2024 है, 25 सितंबर 2024 है, और आज आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी, तो आपका रजिस्ट्रेशन आज का माना जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपका रजिस्ट्रेशन आज माना जाएगा एप्लीकेशन दी, या जिस दिन रजिस्ट्रार रिकॉर्ड कर देगा, एंट्री कर देगा, उस दिन माना जाएगा। सर जिस दिन रजिस्ट्रार रिकॉर्ड कर देगा, एंट्री कर देगा, जिस दिन सर्टिफिकेट देगा उस दिन नहीं, बल्कि जिस दिन एंट्री कर देगा। तो देखो ये लिखा भी हुआ है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, वैसे तो कोई प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में कि रजिस्ट्रेशन, अच्छा ये तो टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि कब करवाना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अच्छा देखिए एक बात और है, वैसे तो कोई टाइम नहीं है, जैसे होता है ना सर रजिस्ट्रेशन कब तक करवा लें, दिसंबर से पहले, जनवरी से पहले, फरवरी से पहले, बेटा कभी भी करवा लो, किसी भी दिन करा लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की कोई डेट तो है ही नहीं कि इस दिन करवाना जरूरी है, आप कभी भी करा सकते हैं। हाउएवर, लेकिन अगर आप कोई केस करना चाहते हैं
किसी के खिलाफ भी, तो आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन उस वक्त ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ जो आपने केस किया वो डिसमिस हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? जैसे हमारी फर्म किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस करना चाहती है, हमारी फर्म किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस करना चाहती है, तो हमारी फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। देखो एक डिसेबिलिटी तो यही दे दी, मतलब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, बोलो मेरे साथ, कि अनरजिस्टर्ड फर्म किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकती, इसलिए रजिस्ट्रेशन फिर नेसेसरी हो गया। अब हमारे साथ कोई पंगा ले ले, हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, हम तो उसके खिलाफ केस ही नहीं कर सकते। अगर हम अनरजिस्टर्ड फर्म है तो हमारी फर्म का रजिस्ट्रेशन होना इसलिए भी देखो कंपलसरी हो गया अब यहाँ पर। वैसे कंपलसरी नहीं है, पर इतनी मुसीबत खड़ी कर देंगे ये, आपका मन करेगा लो भैया कंपलसरी करा ही लेते हैं रजिस्ट्रेशन। तो और देखो ये जो मैंने अभी बताया, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से माना जाएगा सर? उस डेट से व्हेन द रजिस्ट्रार फाइल द स्टेटमेंट एंड मेक्स, एंड क्या कर देगा रजिस्ट्रार? एंट्रीज इन द रजिस्टर। बेटा एंट्रीज इन द, ये एंट्रीज लिख रहा है, एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट। उस दिन से नहीं जिस दिन एप्लीकेशन दी है, नॉट एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन डेट से नहीं बेटा, बल्कि कौन सी डेट से? जिस दिन रजिस्ट्रार एंट्री कर देगा रजिस्टर ऑफ फॉर्म में। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। यस और नो? चले आगे? यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बस चैप्टर खत्म। पार्टनरशिप डीड, बेटा ध्यान से समझिए, फर्म के रजिस्ट्रेशन में पार्टनरशिप डीड, बेटा डीड का क्या होनी चाहिए? पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। डीड का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल भाषा में पार्टनर्स के बीच में किया गया एग्रीमेंट, पार्टनर्स का एग्रीमेंट। डीड का मतलब है पार्टनर्स का एग्रीमेंट। पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है कि वो फॉर्म बना रहे हैं और फॉर्म को चलाएंगे। बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पर कोई भी डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए ये एडवाइजेबल है। देखो फिर कह रहे हैं, कंपलसरी नहीं है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एडवाइजेबल है कि आप रिटर्न में रखें एग्रीमेंट, जो कि पार्टनर, इस रिटर्न एग्रीमेंट को डीड कहा जाता है। अच्छा एक और देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आप इन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जो इनकम टैक्स वाले हैं ना, इनकम टैक्स वाले, उन्होंने तो बोल ही रखा है कि हम रिटर्न पार्टनरशिप डीड को ही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऑरल पार्टनरशिप डीड को इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स वाले ऑरल पार्टनरशिप को कंसीडर नहीं करते, उनके लिए तो डीड रिटर्न में ही होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड में यूजुअली क्या क्या बातें होती हैं? नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म, आपकी फर्म का नाम क्या है, आपकी फर्म का ड्यूरेशन क्या है, आपकी फर्म का बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ, हमारी फर्म का नाम है नीरज मित्तल क्लासेस। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, हमारी फर्म पार्टनरशिप एट विल है, अभी बंद ही नहीं होगी जब तक पार्टनर नहीं चाहेंगे। कोई भी पार्टनर नोटिस देके जब मर्जी बंद करा सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस, हम कोचिंग के बिजनेस में हैं। प्लेसेस वेयर बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन, हम फरीदाबाद में कर रहे हैं, हम दिल्ली में कर रहे हैं, हम पलवल में कर रहे हैं। कैपिटल ब्रॉट इन बाय ईच इंडिविजुअल पार्टनर, नीरज मित्तल क्लासेस में मिस्टर फलाना व्यक्ति एक्स पार्टनर वाई पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेके आए हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्रोजेक्टर है, कैमरा है, कंप्यूटर है, एसी है, इतनी बेंचेस हैं, ये सब कुछ। प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर का शेयर क्या है, हर पार्टनर की राइट एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, और प्रॉफिट प्रोविजन फॉर अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे बनेंगे, ऑडिट होगी नहीं होगी, एंड किताबें कहाँ रहेंगी, हर पार्टनर कितने पैसे साल में निकाल सकता है, स्पेशली वर्किंग पार्टनर कितने निकाल सकता है, फर्म का डिसोल्यूशन कब होगा, फर्म में पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो कैसे होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब ए टू जेड जिन चीज़ों को लेकर हमारे डिस्प्यूट आ सकते हैं, जिन चीज़ों को लेकर हमें मोर क्लैरिटी चाहिए, वो सब हम डीड में लिख लेते हैं। लास्ट में आ रहा है आर्बिट्रेशन क्लॉज इन केस ऑफ डिस्प्यूट, ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ चुके हैं। अगर कल को पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो हमारा फैसला कौन करवाएगा, कौन हमारा सरपंच होगा, कौन हमारा पंच होगा, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। हम कोर्ट में जाएंगे, फरीदाबाद कोर्ट में जाएंगे, दिल्ली कोर्ट में जाएंगे, चंडीगढ़ कोर्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, गॉट इट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तो फिर देखो इंपॉर्टेंट लाइन इनकम टैक्स एक्ट से, ये बहुत ज़रूरी है कि एक क्लॉज आपको पार्टनरशिप में ज़रूर लगाना है। पार्टनरशिप डीड में क्या, कि जो आप पेमेंट करोगे इंटरेस्ट की, किसको, पार्टनर्स को, एंड रेम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह दोगे जो वर्किंग पार्टनर को,
समझ आ रहा है? वो कितनी दोगे, कितनी अलाउड कर रहे हो। मतलब एक फर्म अपने पार्टनर को अगर सैलरी दे रही है या फिर इंटरेस्ट वगैरह दे रही है उसके एडवांसेस पर, तो मैक्सिमम कितने दे सकती है। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं ये वाला क्लॉज जरूर होना चाहिए। सर अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। सर अगर हम रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो क्या हो जाएगा। अब देखो इन सब बातों से आपको डर लगेगा। कह रहे हैं अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी। पहली प्रॉब्लम क्या है, सूट बिटवीन पार्टनर एंड फर्म। एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर केस नहीं कर सकता बेटा। अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर किसके खिलाफ, ना तो फर्म के खिलाफ ना किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ। मतलब कल को लड़ाई हो गई पार्टनर्स के बीच में तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अपना राइट नहीं मांग सकता। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अपना राइट नहीं मांग सकता। अगर लड़ाई हो गई केस नहीं कर सकता। और पार्टनर फर्म से भी अपना राइट नहीं मांग सकता अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है। अपने राइट्स की लड़ाई नहीं कर सकता, जो भी राइट उसे पार्टनरशिप से मिले या कॉन्ट्रैक्ट से मिले। पहला पॉइंट, पहली डिसेबिलिटी समझ आ गई। दूसरी डिसेबिलिटी बेटा, दूसरी डिसेबिलिटी क्या है ध्यान से, सूट बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टी। ये तो बहुत ही कमाल की है बेटा। सूट बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टी मतलब एक अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकती। पर याद रखिए थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म के खिलाफ केस कर सकती है। मतलब हम अगर अनरजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते, पर सामने वाला हमारे खिलाफ केस कर सकता है, सूट कर सकता है। बेटा तीसरा पॉइंट, अच्छा देखो लिख भी देते, कह रहे नो सूट कैन बी फाइल्ड और ऑन बिहाफ ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। अपने राइट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स आए अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड एंड द पर्सन सुइंग आर, अच्छा जो लोग केस कर रहे हैं या जिनके खिलाफ केस हो रहा है उनका नाम भी रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में होना चाहिए एज अ पार्टनर। सर इस बात को बताएंगे कैसे, देखो बेटा ध्यान से सुनिए। हमारी फर्म का नाम है ABC, ठीक है, पर हम रजिस्टर्ड फर्म है। कैसी फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म। तो रजिस्ट्रार को भी तो बता रखा होगा हमने, क्या बता रखा होगा कि हम 3 पार्टनर हैं A, B एंड C। बेटा C आज रिटायर हो गया, हमने इसका नाम भी हटवा दिया होगा। C रिटायर हो गया, रजिस्टर में से भी रजिस्ट्रार के पास। फर्म का नाम अभी भी ABC है, फर्म का नाम ABC एंड कंपनी है, ABC एंड एसोसिएट है। पर बेटा C तो अब हट चुका है। हमारी फर्म किसी मिस्टर X के खिलाफ केस करना चाहती है तो क्या कर सकती है, यस, क्योंकि जो पार्टनर फर्म में एज अ पार्टनर लिखे हुए हैं रजिस्ट्रार के पास, क्या वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं, यस वो रजिस्टर्ड है तो केस कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल। बेटा हमारी फर्म का नाम है ABC, हम रजिस्टर्ड फर्म है। कैसी फर्म है, रजिस्टर्ड। बेटा हम मिस्टर X के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या। हम कौन, मतलब A करना चाहता है या B करना चाहता है, C। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जो ये केस करना चाह रहे हैं ना पार्टनर, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में इनका नाम दर्ज है, यस दर्ज है जी, तीनों का ABC का, तो केस कर सकता है कोई भी। बेटा एक और नया पार्टनर आ गया A, B, C एंड D और आ गया नया पार्टनर। अभी तक इसका नाम हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं लिखवाया। ये केस करना चाहता है मिस्टर X के खिलाफ फर्म के बिहाफ पर, फर्म रजिस्टर्ड है। बेटा फर्म तो रजिस्टर्ड है पर अभी D का नाम तो नहीं चढ़ा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तो D केस नहीं कर, वही पार्टनर केस कर सकते हैं। बेटा ध्यान से देखो लिख रहा है, एंड द पर्सन सुइंग आर और हैव बीन शोन इन द रजिस्टर ऑफ फर्म एज पार्टनर इन द फर्म। फर्म में एज अ पार्टनर शो हो रहे हो फर्म के रजिस्टर में, वही पार्टनर केस कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा पार्टनर केस नहीं कर सकता। जिसका रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड है, जिस पार्टनर का रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास भी है कि ये पार्टनर फर्म का केस कर सकता है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बेटा आगे आते हैं, क्लेम्स ऑफ सेट ऑफ। क्लेम्स ऑफ सेट ऑफ, एक अनरजिस्टर्ड फर्म सेट ऑफ नहीं कर सकती। सेट ऑफ मीन्स अ क्लेम बाय द डिफेंडेंट विच वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी पेबल बाय हिम टू द प्लेंटिफ। चलिए इसे डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं।
बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, राइट। क्या ये फर्म मिस्टर एक्स के खिलाफ केस कर सकती है? नो। क्या मिस्टर एक्स फर्म के खिलाफ केस कर सकते हैं? यस। बेटा फर्म ने 1 लाख रुपए देने थे मिस्टर एक्स को और फर्म ने 30,000 रुपए लेने थे मिस्टर एक्स से, तो बताइए क्या फर्म अपने 30,000 रुपए केस करके ले सकती है? भाईचारे में देते तो बात अलग है। नो। क्या फर्म को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे जो मिस्टर एक्स को देने? यस। वो तो केस कर सकता है ना हमारे खिलाफ। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मिस्टर एक्स तो केस कर ही सकता है ना फर्म के खिलाफ, तो मिस्टर एक्स तो केस करके ले लेगा अपने 1,000 रुपए। पर क्या हम मिस्टर एक्स से अपने 30,000 रुपए ले लेंगे? नो। हमने चालाकी क्या करी, हम कह रहे हैं सेट ऑफ कर लो। हमें कितने देने? 1 लाख रुपए। हमें आपसे लेने कितने हैं? 30,000। तो हम नेट दे देते हैं आपको 70,000। भाई हमें लेने कितने हैं? ध्यान से सुनो, 30,000। हमें देने कितने? 1 लाख। तो हम एक काम करें 70,000। तो मिस्टर एक्स कहेगा भैया मैं तो अपने 1 लाख के लिए भी केस कर सकता हूँ, मेरे पूरे 1 लाख दीजिए। तुम तो फिर भी नहीं लड़ सकते अपने 30,000 के लिए। तो बेटा सेट ऑफ नहीं कर सकते आप क्लेम को अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड फर्म सिर्फ 100 रुपए का लेन देन सेट ऑफ कर सकती है। देखो कितना अजीब मजाक कर रहे हैं। कह रहे सुनो सुनो सुनो, आपकी फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है ना तो भी सेट ऑफ कर सकते हो, एक्सेप्शन पढ़ा देंगे आपको, पर मात्र 100 रुपए का। बेटा 100 रुपए का केस लड़ने के लिए तो वैसे 1,000-2,000 रुपए तो एडवोकेट के लग जाएंगे। कुछ क्लैरिटी हो रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? आइए बेटा, तो एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते क्लेम को। सेट ऑफ मीन्स अ क्लेम बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब हमारे केस में थे मिस्टर एक्स, विच वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी पेबल बाय हिम टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ था फॉर्म। भाई कोई भी केस कर दे, आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते जो मनी पेबल है फॉर्म के द्वारा उनको। एक्सेप्शंस, कभी कभी आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, फिर भी ये सारे काम आप कर सकते हैं। पेपर में आ जाता है बेटा 6 पॉइंट। ये 6 काम आप कर सकते हैं अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड भी नहीं है तो। सर क्या क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी। अनरजिस्टर्ड फॉर्म के पार्टनर बेटा केस कर सकते हैं सिर्फ एक काम के लिए। किसके लिए? डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म के लिए और फॉर अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फॉर्म के लिए। फर्म के जीते जी वो अकाउंट्स नहीं मांग सकते फर्म से अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है। लेकिन अनरजिस्टर्ड फर्म में भी वो फर्म को डिसोल्यूशन का केस कर सकते हैं या अकाउंट्स मांग सकते हैं जब डिसॉल्व हो गई कि अकाउंट्स चेक कराओ। बेटा पहला पॉइंट। दूसरा, ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर एक्टिंग फॉर एन इंसॉल्वेंट पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म मे बीइंग सूड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर और फर्दर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसॉल्व फर्म। सर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा है फर्म में अगर बेटा पार्टनर है, देखिए फर्म में ए बी सी 3 लोग पार्टनर हैं। बेटा सी इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट तो आपको पता ही है, मैंने कई बार बताया हुआ है क्या होता है। मतलब सी के पास एसेट है 5 करोड़ की और सी की लायबिलिटी है सब कुछ मिलाकर 16 करोड़ की या 15 करोड़ की। मतलब सी को पैसा कितना देना है? 3 टाइम्स। अगर उसके पास 1 रुपया है तो उसे लोगों को 3 रुपये देने हैं। है कितना? 1 रुपया। तो बेटा सी अगर डिक्लेयर ही हो गया इंसॉल्वेंट, सी क्या डिक्लेयर हो गया? इंसॉल्वेंट। तो ऐसे केस में आपको याद होगा कोर्ट से ऑफिशियल रिसीवर असाइन हो जाता है। ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइन। अब ये फर्म है बेटा अनरजिस्टर्ड फर्म। अनरजिस्टर्ड फर्म। क्या इस फर्म से, याद होगा आपको ऑफिशियल असाइनी फिर खुद हिसाब किताब करता है सी की लायबिलिटीज़ का। सी की लायबिलिटीज़ कितनी थी? 15 करोड़। सी की एसेट कितनी है बेटा? 5 करोड़। क्या ऑफिशियल असाइनी इन असेट को ले सकता है फर्म से कि लाओ मेरे को असेट दो, सी की असेट दो 5 करोड़ क्योंकि मुझे हिसाब किताब करना है? यस।
कह रहे अनरजिस्टर्ड फर्म की असेट ले सकता है कौन? इंसॉल्वेंट पार्टनर का असाइनी। पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जी ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर है अनरजिस्टर्ड फर्म का, वो सूट कर सकता है कि प्रॉपर्टी दो मुझे सी पार्टनर की, और डिसॉल्व फर्म हो चुकी है तो जो भी रियलाइजेशन होंगे इस सी पार्टनर के वो सारे मुझे दीजिए। बेटा तीसरा और चौथा पॉइंट बेटा सेम है। मुझे भी नहीं समझ आया ये 2 बार क्यों लिखे, पर सेम है। मतलब एक में भी लिख सकते थे दोनों बातों। क्या है पढ़ के देखिए, खुद ही समझ आ जाएगा। देयर इज नो बार। नो बार का मतलब है लिमिट, कोई लिमिट नहीं है क्या करने की? केस करने की। किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। फर्म बेटा जितना केस करना चाहे थर्ड पार्टी के खिलाफ कर सकती है, अगर फर्म किसी ऐसे प्लेस पे है, ऐसी टेरिटरी में जहाँ पार्टनरशिप एक्ट ही नहीं लगता। बेटा कुछ समझ आ रही है? पार्टनरशिप एक्ट एक्सटेंड हो गया वहाँ पे। देयर इज नो बार टू सूट बाय द फर्म विच हैव नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन द टेरिटरीज टू विच इंडियन पार्टनरशिप एक्सटेंड। बेटा जहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट लगता है आपकी फर्म वहाँ नहीं है, कहीं और है। बेटा कहीं और है तो आप पर तो पार्टनरशिप एक्ट लग ही नहीं रहा। आपकी फर्म तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जाकर किसी पर भी केस कर सकती है। वैसे अनरजिस्टर्ड फर्म किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती, पर आपकी अनरजिस्टर्ड फर्म कर सकती है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं था। आप पर तो पार्टनरशिप एक्ट लगता ही नहीं, कंपलसरी क्या रिकमेंडेड भी नहीं था। और देखो अगला पॉइंट भी यही है, देयर इज नो बार टू सूट बाय एन अनरजिस्टर्ड फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म या पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म ऐसे एरिया में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म वाला प्रोविजन नहीं लगता। बेटा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस ही नहीं है, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया। जैसे मान के चलो मणिपुर में या मिजोरम में स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, मणिपुर में जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म होंगी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होते। बेटा फिर इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना करवाना होगा। अगला पॉइंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। अनरजिस्टर्ड फॉर्म सूट कर सकती है आपके पास फॉर अ सम नॉट एक्सीडिंग 100 रुपये से ज़्यादा पैसे के लिए नहीं, 100 रुपये तक का तो क्लेम कर सकती है सेट ऑफ। अभी बताया था ना मैंने, तो ये तो बेटा मजाक है। कह रहे हैं 100 रुपये तक का क्लेम सेट ऑफ कर सकते हैं, उससे ऊपर अगर सेट ऑफ करना है तो आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। कह रहे हैं प्रोवाइडेड द सूट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इज टू बी फाइल इन द स्मॉल क्लॉज कोर्ट, प्रोसीडिंग इंसिडेंटल टू सच सूट, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज आर ऑल्सो अलाउड। डिक्रीज होता है बेटा ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर दे दिया है कि भैया करो तो वो अलाउड है। मतलब ये क्या कह रहा है, जो स्मॉल कोर्ट हैं, छोटी छोटी कोर्ट हैं, उन्हीं में हो सकता है 100 रुपये तक का भी। अब कोर्ट में हाई कोर्ट में पहुंच गए, हाई कोर्ट 100 रुपये तक के केस के लिए तो नहीं करेगी काम, स्मॉल कोर्ट्स में आप कर सकते हैं। लास्ट में आता है नॉन रजिस्ट्रेशन। बेटा नॉन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना एक चीज़ को इफेक्ट नहीं करती, किसको? आपके ऐसे राइट को, एनफोर्समेंट ऑफ राइट जो अराइज हो रहे हैं अदरवाइज देन आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आपके राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं आपके, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपके। आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, जैसे फॉर एन इंजंक्शन अगेंस्ट रॉन्गफुल इन्फ्रिजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, किसी ने आपके नाम का गलत इस्तेमाल किया है, चाहे आप रजिस्टर्ड है नहीं है, आपके नाम का गलत इस्तेमाल किया है, किसी मर्डर में फंसा दिया आपके नाम को किसी भी चीज़ में, तो उनके लिए तो आप लड़ सकते हो। ऐसे नहीं कि आप अनरजिस्टर्ड फॉर्म हो तो आप नहीं लड़ सकते। ऐसी चीज़ों के लिए तो आप लड़ सकते हो जो राइट आपको बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के मिले हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट है, समझ आ रहा है, उनके लिए तो आप लड़ सकते हो। बेटा 6 के 6 पॉइंट समझ आ गए। आगे आते हैं लास्ट पेज। एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म इस प्रकार सफ़र करती है बहुत सारी डिसेबिलिटी से, पर ये इलीगल नहीं होती। देखो फिर कह रहा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज़ ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, कराना चाहो करा लो। बेटा ऑल्ट्रेशन, अगर आप नेम में ऑल्ट्रेन कर रहे हो, आपकी फर्म का नाम ही चेंज हो गया, NMC से NMD हो गया, या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, अभी तक आपका प्रिंसिपल प्लेस फरीदाबाद में था, अब दिल्ली चला गया, ब्रांच के नाम चेंज हो गए, एड्रेस चेंज हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, तो बेटा मस्ट बी इंटीमेटेड, आपको प्रेस्क्राइब फॉर्म भरना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को बताना होगा सर जी इनमें चेंज आ गया है, और रजिस्ट्रार इन नेसेसरी अमेंडमेंट करेगा आपकी फर्म से रिलेटेड, कहाँ पर? रजिस्टर ऑफ फॉर्म में, जो उसने मेंटेन कर रखा है। मैटर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप बेटा चेंज करा रहे हो, किस में चेंज करा रहे हो?
चेंज इन द फर्म नेम और इन लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड फर्म। बेटा फर्म का नाम ही चेंज कर दिया आपने, फर्म का नाम था नीरज मित्तल क्लासेस, अब आपने कुछ और कर दिया, नीरज मित्तल कोचिंग इंस्टीट्यूट, कुछ भी कर दिया। बेटा लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस, आपका प्रिंसिपल प्लेस फरीदाबाद में था सेक्टर 17 में, अब आपने इसे 16 में कर दिया, 16 में था अब आपने 18 में कर दिया। बेटा स्टेटमेंट टू बी सेंड टू द रजिस्ट्रार इन दिस केस शुड बी अकम्पनीड बाय द प्रेस्क्राइब फीस, फीस लगेगी और आप बता दो आपने नाम वाम चेंज कर दिया, क्यों हुआ है चेंज, सब कुछ बताना पड़ेगा। बेटा अगर कोई ब्रांच नई खोली है या कोई ब्रांच बंद कर दी है तो भी आप रजिस्ट्रार को बताओगे, और यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रही बेटा, आप खुद बता दो, पार्टनर बता दे या उसका एजेंट बता दे। तीसरा बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर चेंज हुआ है तो बेटा रजिस्ट्रार को बताओगे, फीस नहीं लगेगी, आपका एजेंट बता देगा। नंबर 4, अगर आपने फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है या डिसोल्यूशन में, मतलब फर्म में नया पार्टनर आ गया है या कोई पार्टनर चला गया है, आउट गोइंग पार्टनर या कंटिन्यू हो रहा है या इनकमिंग पार्टनर, या PSR चेंज हो गई है बेटा, अभी तक PSR थी 3:4 अब हो गई है 2:6, कुछ भी हो गई बेटा, समझ आ रहा है। तो ऐसे केस में बेटा क्या होगा, आप नोटिस दोगे, और डिसोल्यूशन करा रहे हो तो बेटा इमीडिएटली बिफोर द डिसोल्यूशन नोटिस दोगे आप, कैसे, फर्म को। सिमिलरली अगर रजिस्टर्ड फर्म डिसॉल्व हो रही है तो एनी पर्सन जो पार्टनर था इमीडिएटली बिफोर द डिसोल्यूशन वो नोटिस देगा रजिस्ट्रार को, फर्म बंद हो रही है। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आगे भी आएगा। अभी तक आप माइनर थे इसलिए फर्म में थे, अब आपका 18वां जन्मदिन भी आ चुका है, अब आप मेजर बन चुके हो, आपने मेजॉरिटी की एज ले लिया, अब आप स्टिल पार्टनर रहना चाहते हो फर्म में, तो माइनर जो कि बेनिफिट के लिए पार्टनर बना था अब मेजर हो गया, वो चूज़ करेगा कि वेदर वो बड़ा पार्टनर बनना चाहता है या हटना चाहता है फर्म से, और ये सब डिसीजन उसे बेटा 6 महीने में लेना होता है। तो अपना इलेक्शन, वेदर द इलेक्शन ही और एजेंट स्पेशली ऑथराइज ऑन दिस बिहाफ, रजिस्ट्रार को नोटिस देंगे कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। लास्ट में बेटा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी फॉर्म रजिस्टर्ड है, मेरी फॉर्म रजिस्टर्ड है, तो आप इसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर चेक भी कर सकते हो, मेरी फॉर्म रजिस्टर्ड है नहीं है, पर रजिस्ट्रार आपसे कुछ फ़ीस लेगा, प्रेस्क्राइब फीस, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आपको कॉपी दे देगा सर्टिफिकेट की। और बेटा ये तो कंक्लूसिव एविडेंस भी, अगर रजिस्ट्रार ने कंफर्म कर दिया, देखो मैं झूठ बोल सकता हूँ कि मेरी फॉर्म रजिस्टर्ड है, पर रजिस्ट्रार ने कंफर्म कर दिया कि आपका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ आपकी फॉर्म का, समझ आ रहा है। ऐसा पर्सन जिसके भी यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखो, इज एनी स्टेटमेंट इंटीमेशन नोटिस रिकॉर्डेड और नोटेड इन द रजिस्टर ऑफ फॉर्म शैल एज अगेंस्ट एनी पर्सन बाय whose behalf such statement intimation or notice was signed be conclusive any fact of the stated certified copy है जो एंट्री की relating to the firm in the register of firm, ये प्रूफ है बेटा फैक्ट का कि फर्म रजिस्टर्ड है, और जो भी कंटेंट इसमें लिखे हुए हैं ये सब नोट हुए पड़े रजिस्ट्रार के पास, जो जो शर्तें आपने तय की थी। लास्ट में बेटा अगर आपने रजिस्ट्रार को गलत इन्फॉर्मेशन दी है अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त, क्या दी है, गलत इन्फॉर्मेशन, तो रजिस्ट्रार पेनल इम्प्रिजनमेंट दे सकता है जो कि 3 महीने तक की हो सकती है, या फाइन, और बोथ टू एंड पर्सन एलिजिबल दोनों भी हो सकती हैं, 3 मंथ का फाइन, 3 मंथ की जेल भी और फाइन भी दोनों हो सकती है रजिस्ट्रार को अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी या गलत इन्फॉर्मेशन दी। बेटा क्लियर हुआ पूरा चैप्टर, एक बार रिवाइज करिएगा। हम असाइनमेंट दे देते हैं आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें बेटा, 9 क्वेश्चन है, 9 मार्क्स के हो गए आपके 9 क्वेश्चन और 5 मिनट्स के, ये आज ही करके आपको मेरे को भेजना है कि सर हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। ट्रू फॉल्स बेटा 7 ट्रू फॉल्स है, 2 मार्क्स के, 14 मार्क्स हो गया, और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 30 मिनट्स विद रीज़न, आपको ये लिखने हैं, राइट। और उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 35 मार्क्स, और टाइम हो गया बेटा इसमें 1 आवर, और बेटा 45 मिनट आपका नोट्स का टाइम, नोट्स बनाने का। क्लियर हो गया आपका, कितना टाइम हो गया ये, 7 × 5 = 35 मार्क्स, 1 आवर का टाइम इनके लिए हो गया, ये हो गया 45। बेटा समझ आ रहा है आपको, ये पूरा का पूरा हमने कर लिया है,
ध्यान रखें। ये देख लीजिए एक बार, जो हमारे ट्रू फॉल्स थे, कभी ये मेरी स्क्रीन पर आ गया इस तरीके से, राइट। तो पूरा का पूरा ये हमने करा है बेटा। बेटा समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। और इससे पहले आप एक बार मुझे इसे कंप्लीट करके मैसेज भी भेजिएगा, सर हमारा कंप्लीट हो गया है। 40 मिनट्स की ये वीडियो है बेटा, 40 मिनट्स बिल्कुल फ्रूटफुल तरीके से यूज़ करिएगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू बेटा, जय श्री राम सभी।